Good morning to all of you students. Securities Market Operation, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था वो टॉपिक था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स, राइट। तो सेबी की बैंकर्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, मीन्स बैंकर के लिए सेबी की क्या दिशा निर्देश है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। ओके, तो उसका जो इंग्लिश का नोट्स है सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स और जो हिंदी का नोट्स है दोनों ही मैंने आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया है पीडीएफ के रूप में। वहाँ से आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप हिंदी वाला नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने उसमें पीडीएफ सेंड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो आपको उसमें पढ़ना है वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रार्स। तो सेबी के लिए रजिस्ट्रार्स के लिए हिंदी में भी इसे रजिस्ट्रार ही बोलते हैं। रजिस्ट्रार के लिए सेबी के दिशा निर्देश क्या क्या है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि रजिस्ट्रार क्या होते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट में रजिस्ट्रार किसे कहते हैं, कौन पर्सन है जिसे हम लोग रजिस्ट्रार कहते हैं, हु इज़ रजिस्ट्रार। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि रजिस्ट्रार हो या फिर रजिस्ट्रार टू एन इशू हो, ये बोथ आर द वर्ड्स आर द सेम, ये दोनों वर्ड्स सेम है। अगर क्वेश्चन आपको रजिस्ट्रार टू एन इशू पूछता है तो भी आप यही बताओगे, रजिस्ट्रार सिर्फ पूछता है तो भी यही बताओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और एक चीज़ और बता दूं, रजिस्ट्रार टू एन इशू को ही शेयर ट्रांसफ़र एजेंट भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सेबी गाइडलाइंस फॉर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स के बारे में बताइए, तो उसमें भी आप आंसर यही रजिस्ट्रार टू एन इशू का ही आंसर आप लिखोगे। ओके, तो रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स बोथ आर द सेम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि रजिस्ट्रार किसे बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रजिस्ट्रार टू एन इशू मीन्स द पर्सन appointed by a body corporate or any person or group of persons to carry on the following activities on its or his or their behalf। रजिस्ट्रार टू एन इशू एक पर्सन है जिसे कि बॉडी कॉरपोरेट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो या तो एक पर्सन हो सकता है, मीन्स एक व्यक्ति हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, या 2-3 लोगों के ग्रुप को भी रजिस्ट्रार बोल सकते हैं। और जो रजिस्ट्रार टू एन इशू उसे बोलते हैं जो व्यक्ति, ये आप पॉइंट्स देख रहे होंगे, कुछ ये पॉइंट्स हैं, जो व्यक्ति ये सारे वर्क को करता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट कहते हैं। ओके, क्लियर है। कौन कौन से वर्क है या एक्टिविटीज़ है जो रजिस्ट्रार टू एन इशू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका एक्सेप्टिंग एंड कलेक्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू। रजिस्ट्रार टू एन इशू का वर्क ये होता है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, मीन्स जो भी इशू कंपनी ने सिक्योरिटीज़ इशू किया है उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, इन्वेस्टर से, निवेशकों से आवेदन को संग्रहित करना, स्वीकृत करना, ये रजिस्ट्रार टू एन इशू का वर्क होता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशंस and monies received from investors or paid to the seller of the securities। सेकेंड जो एक्टिविटीज़ रजिस्ट्रार एंड टू एन इशू परफॉर्म करते हैं वो है कि जितनी भी एप्लीकेशन वो इन्वेस्टर से एक्सेप्ट करते हैं, जितनी भी मनीज़ जो कि वो रिसीव करते हैं,
और जो सेलर ऑफ सिक्योरिटीज़ को वो जो मनी होता है जो उन्होंने इन्वेस्टर से रिसीव किया है, मीन्स जो उन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया है, वो पैसा जो सिक्योरिटीज़ के सेलर है, मीन्स जिन्होंने जिस कंपनी ने वो सिक्योरिटीज़ इशू की है, उनको वो उसका भुगतान करते हैं। तो इन चीज़ों का एक रिकॉर्ड, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी रजिस्ट्रार टू एन इशू का ही वर्क होता है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द बॉडी कॉरपोरेट और पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इसके अलावा जो भी बॉडी कॉरपोरेट है, यहाँ पे बॉडी कॉरपोरेट से आपका मतलब है कंपनी। जो कंपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू पैसा कलेक्ट करना चाहती है, जो वो सिक्योरिटीज़ इशू की है, उसे हम लोग बॉडी कॉरपोरेट बोल सकते हो। तो रजिस्ट्रार की एक एक्टिविटी ये भी है कि उस बॉडी कॉरपोरेट को, ग्रुप ऑफ पर्सन को असिस्टेंस मीन्स उन्हें प्रोवाइड करना, एक सहायता, हेल्प करना सिक्योरिटीज़ को इशू करने में। क्लियर है? इसके अलावा फिक्सिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्ट करके सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट के बेस को फिक्स करना, ये भी रजिस्ट्रार का वर्क है। उसके अलावा फाइनलाइजिंग लिस्ट ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अलॉटमेंट। उसके अलावा जो भी लिस्ट ऑफ पर्सन, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करना, किसे किसे सिक्योरिटीज़ अलॉट किया जाएगा, ये भी रजिस्ट्रार का वर्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स, रिफंड ऑर्डर्स और सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू। इसके अलावा इशू से रिलेटेड जो भी रिफंड ऑर्डर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, अलॉटमेंट लेटर्स हैं, उन्हें प्रिपेयर करना मीन्स उन्हें तैयार करना और उसे इन्वेस्टर्स को सेंड करना, ये भी रजिस्ट्रार का ही वर्क होता है। तो ये सारी हैं आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि रजिस्ट्रार टू एन इशू प्ले करते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो पर्सन ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ये जो व्यक्ति ये सारे कार्य करता है, उसे हम लोग रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रार क्या होते हैं, किसे बोलते हैं, या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट कौन होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रोसीजर फॉर सेबी रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स। अब सेबी की क्या प्रोसीजर है, इसे आप गाइडलाइंस भी बोल सकते हो। सेबी की क्या गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं जो भी रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स के लिए या फिर रजिस्ट्रार के लिए सेबी ने कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन सी दिशा निर्देश हैं जो सेबी ने इशू किए हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका है एन एप्लीकेंट सीकिंग टू गेट रजिस्टर्ड एज अ रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट shall make an application to the board in Form A accompanied along with the non-refundable fees of inner 6 lakhs for category 1 and inner 2 lakhs for category 2। तो कोई भी एप्लीकेंट या आवेदक जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज, प्रतिभूति बाजार में जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रार टू एन इशू का रोल प्ले करना चाहते हैं या जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बनना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट के, तो उनके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि उन्हें अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर्ड कराना होता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति जो कि रजिस्ट्रार बनना चाहता है या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बनना चाहता है, सबसे फर्स्ट जो वर्क है सेबी की तरफ से जो उसके लिए गाइडलाइन इशू की है कि सबसे पहले उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है सेबी के पास, जिसके लिए उनको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन, एक आवेदन प्रिपेयर करना होता है जो कि फॉर्म ए होता है। मीन्स सेबी के द्वारा जो फॉर्म ए
जारी किया गया है, इशू किया गया है, उस फॉर्म ए को उस एप्लीकेशन के साथ फिल करके जोड़ना होता है। उसके अलावा एक रिफंडेबल फ़ीस होती है, सॉरी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, मीन्स रजिस्ट्रार बनने के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में उस व्यक्ति को सेबी के पास पहले तो एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करके और फॉर्म ए जो है उसके साथ लगा करके, और उसके अलावा एक फ़ीस होती है रजिस्ट्रार के लिए जो सेबी ने डिसाइड की है, जो कि कैटेगरी 1 रजिस्ट्रार के लिए जो फ़ीस है वो इंडियन रुपीज़ में 6 लाख है, 6 लाख है, और जो कैटेगरी 2 के लिए सेबी ने डिसाइड की है फ़ीस वो इंडियन रुपीज़ में 2 लाख है। मीन्स वो व्यक्ति अगर कैटेगरी 1 के अंदर में रजिस्टर्ड होना चाहता है सेबी के साथ तो उसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म ए के साथ 6 लाख रुपया इंडियन रुपीज़ में सेबी को सबमिट करनी होगी। उसके अलावा अगर वो कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसे इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपीज़ सेबी को सबमिट करनी होगी। ये जो होती है फ़ीस ये नॉन रिफंडेबल होती है, मीन्स सेबी इस फ़ीस को उनको रिफ़ंड नहीं करता है। अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया सेबी के पास कि हम रजिस्ट्रार का रोल प्ले करना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, तो सेबी आपको ये पैसा रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला काम जो सेबी का गाइडलाइंस है उनके लिए यही है कि उन्हें एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करना होगा, फॉर्म ए को फिल करना होगा, उसके साथ एक जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है कैटेगरी 1 के लिए 6 लाख, कैटेगरी 2 के लिए 2 लाख रुपीज़, वो उसे सेबी के पास सबमिट करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है आपका, आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन द बोर्ड में intimate the applicant to provide such further information as required, ask them to appear in person as well. सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद सेबी क्या करती है, सेबी उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को जिसने रजिस्ट्रार के लिए आवेदन किया है उस व्यक्ति को ये इंटीमेशन देती है, मीन्स उसे ये सूचना देती है कि वो जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है जो सेबी मांगती है, जो आवश्यक सूचनाएं हैं, मीन्स जो भी उसके अलावा जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आवश्यक सूचनाएं जो सेबी मांगती है कि अगर आप रजिस्ट्रार का रोल प्ले करना चाहते हो सेबी में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, तो और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो सेबी मांगती है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस और डॉक्यूमेंट्स उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को सेबी के पास प्रोवाइड करनी होती है। मीन्स सेबी को उसे जो सेबी को ऐसा ज़रूरी लगे, जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सेबी उन्हें प्रोवाइड करेगी। ओके, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सेबी के पास या सेबी को उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो कि सेबी को लगता है कि ये ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उन्हें सबमिट करनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है, if the board comes to the conclusion that the applicant is not complete in all respects, if the board comes to the conclusion that the application is not complete in all respect and also it does not confirm the instructions as per the prescribed forms, then the board may reject the application. यदि सेबी को ऐसा लगता है कि जो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट ने दी है सेबी को वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मीन्स उसमें किसी तरह की कोई कमी है, या सेबी को ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो एप्लीकेशन
रजिस्ट्रार बनने के लिए जो एप्लीकेंट ने सेबी को दिया है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन एज़ पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सारी इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं वो सारी चीज़ें वो उसमें फुलफ़िल नहीं करता है तो सेबी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। मीन्स जब भी सेबी को ऐसा लगे कि जिसने आवेदन किया है रजिस्ट्रार बनने के लिए उसके एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो या वो कंप्लीट ना हो या उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसने वो फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो उस टाइम पर सेबी जो है सेबी को ये पावर है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। ओके, बिफोर रिजेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी to remove the shortcomings within a specified time shall be given. एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले ऐसा नहीं होता है कि अगर एप्लीकेशन में कोई कमी है तो सेबी तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर दे। ओके, एप्लीकेशन भी रिजेक्ट करने से पहले सेबी एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर देती है उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को कि अगर जो भी शॉर्टकमिंग्स है जो भी कमी सेबी को लगती है वो बताती है और उसके लिए सेबी एक स्पेसिफाइड टाइम एक उन्हें समय देती है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आप अब जो भी इसमें शॉर्टकमिंग्स है जो भी कमियां हैं आप इस एप्लीकेशन में उसे फुलफ़िल करिए। मीन्स जब भी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले सेबी उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को ये अपॉर्चुनिटी देती है एक टाइम पीरियड उसमें उन्हें देती है कि आप पर्टिकुलर इतने समय के अंदर ये आपके एप्लीकेशन में कमी है आप इसे पूरा कीजिए। तो फिर अगर आप उतने पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ को फुलफ़िल करते हो तो एप्लीकेशन जो होता है सेबी रिजेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका द बोर्ड बिफोर ग्रांटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टेक इनटू द नोट ऑल द मैटर्स which are related to the activities and in particular the following as described below। अब जो सेबी है जो बोर्ड है हमारा वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट एप्लीकेंट को देने से पहले मीन्स वो रजिस्ट्रार का एप्लीकेशन देने से पहले सेबी वो टेक इनटू द नोट ऑल द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ इन पर्टिकुलर्स द फॉलोइंग एज डिस्क्राइब बिलो। उसके पहले बिफोर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ग्रांट करने से पहले सेबी जो भी उनके एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन्हें वो डिस्क्राइब करती है। मीन्स उन्हें सारी एक्टिविटीज़ को उन्हें डिस्क्राइब करना होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो कौन कौन से मैटर होते हैं जो सेबी ध्यान में रखती है। मीन्स जब भी सेबी उस पर्टिकुलर आवेदक को या एप्लीकेंट को रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट इशू करती है उससे पहले वो कुछ चीज़ें होती हैं कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो ध्यान में रख कर ही तब उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेबी ध्यान में रखती है? इसमें आपके 5 पॉइंट है जो ये सारी चीज़ें सेबी ध्यान में रखेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका द एप्लीकेंट हैज़ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑफिस स्पेस इक्विपमेंट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द मैन पावर टू डिस्चार्ज द एक्टिविटीज़। सबसे पहले सेबी ये देखती है कि जो भी एप्लीकेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रार के लिए आवेदन किया है उनके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। मीन्स जैसे कि उनके पास अपना एक ऑफिस स्पेस होना चाहिए। मीन्स उनका एक ऑफिस होना चाहिए एक जगह होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें जो भी ऑफिस के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो सारी इक्विपमेंट्स वो सारे उपकरण मौजूद होने चाहिए।
उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो मैन पावर है, मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो कि वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, वो भी उनके पास एक जो नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स है उतना मैन पावर उनके पास होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेदर दे हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड एक्टिविटीज़। सेकेंड चीज़ जो सेबी ध्यान में रखती है वो ये देखती है कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पास्ट एक्सपीरियंस उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है या नहीं। मीन्स अगर उनके पास कोई अनुभव पहले से है उससे रिलेटेड, तो ये चीज़ें सेबी चेक करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विथ एप्लीकेंट टू whom board has denied the registration. Any person directly or indirectly linked with applicant to whom board has denied the registration. उसके अलावा से भी ये देखती है कि जिस व्यक्ति को वो सर्टिफिकेट ग्रांट करने वाली उससे उस पर्सन से कोई इस तरह का पर्सन ना जुड़ा हो, चाहे वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का कोई ऐसा पर्सन ना जुड़ा हुआ हो जिसको कि सेबी ने रजिस्ट्रेशन के लिए डिनाई कर चुकी है, मीन्स मना कर चुकी है। मीन्स सेबी ये देखती है कि जो भी एप्लीकेंट ने आवेदन किया है रजिस्ट्रार के लिए उसके साथ कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जुड़ा है, चाहे वो अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको सेबी ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दिया है। तो ये भी सेबी चेक करती है, ये भी एक मैटर है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कैपिटल एडिक्वेसी शुड नॉट बी लेस देन द नेटवर्थ ऑफ इंडियन रुपीज़ 50 lakhs in case of category 1, whereas in case of category 2 it shall not be less than inner 25 lakhs. नेक्स्ट जो मैटर है जो सेबी कंसीडर करती है वो ये है कि सेबी ये भी चेक करती है कि जिस एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया है उसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी जो रेट है, जो कैपिटल उसके पास 50 lakhs मीन्स 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए कैटेगरी 1 के केस में। मीन्स अगर उसने कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई किया है रजिस्टर्ड होने के लिए, तो उस केस में उस पर्सन की जो कैपिटल है, जो कैपिटल एडिक्वेसी है, वो 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई करता है तो उस केस में उस एप्लीकेंट की जिसने रजिस्ट्रार के लिए आवेदन किया है सेबी के पास, उसकी कैपिटल एडिक्वेसी 25 लाख से 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स सेबी ने एक कैपिटल एडिक्वेसी डिसाइड की है रजिस्ट्रार के लिए जो कि कैटेगरी 1 के लिए आपकी 50 lakhs है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और कैटेगरी 2 के लिए 25 lakhs है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई किया है तो 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ये भी चेक करती है। और अगर उसने कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई किया है तो 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी है, एक कैपिटल एडिक्वेसी भी एक बहुत ही बड़ा मैटर है जो कि सेबी को चेक करना होता है बिफोर ग्रांटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले। ओके ओके, क्लियर है? नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है इसमें वो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट स्टार्ट करते हैं। द एप्लीकेंट शैल बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन एज पर द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 11 ऑफ द रेगुलेशन। इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट
रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करता है वो मेंटली और फिज़िकली फिट होना चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग। मीन्स ऐसा नहीं कि उसे कोई मेंटली कोई सिकनेस या डिजीज़ हो, या फिज़िकली भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और वो एक प्रॉपर पर्सन हो एज़ पर द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 11 ऑफ द रेगुलेशन। मीन्स सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल 11 के अकॉर्डिंग जो भी उसमें क्राइटेरिया दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट है वो मेंटली और फिज़िकली फिट होनी चाहिए और एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए जिसे कि सेबी जो है सर्टिफिकेट ग्रांट कर सके रजिस्ट्रार के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेबी मैटर्स को कंसीडर करती है जब भी वो किसी भी एप्लीकेंट को रजिस्ट्रार के सर्टिफिकेट को इशू करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सेबी कंसीडर करती है सर्टिफिकेट ग्रांट करने से पहले। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आगे इसमें स्टडी करते हैं। द बोर्ड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड shall send intimation to the applicant also mentioning the category in which they are found to be eligible for the registration and grant certificate of registration in Form B along with the payment of fees as prescribed in Schedule 2। जब सेबी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है, सेबी को पूरी तरह से लगता है कि सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन में दी गई हैं वो सही है, करेक्ट है, और जो मैटर्स सेबी को कंसीडर्स करना है वो सारे मैटर्स वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट फुलफ़िल करता है वो सारी चीज़ें, तो सेबी उस एप्लीकेंट को एक इंटीमेशन सेंड करती है। मीन्स एप्लीकेंट को, आवेदक को सेबी एक सूचना भेजती है जिसमें वो मेंशन करती है द कैटेगरी इन विच दे आर फाउंड टू बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। मीन्स सेबी उसको एक इंटीमेशन भेजती है जिसमें वो ये मेंशन करती है कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट जिसने आवेदन किया था वो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल पाया गया है। मीन्स कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग अगर वो एलिजिबल है तो सेबी अपने इंटीमेशन में ये सूचना उसमें जारी करती है, और अगर वो इंटीमेशन कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर है तो सेबी उसमें कैटेगरी 2 मेंशन करती है। एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म बी अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ फीस एज प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2। और फिर सेबी उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देती है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उसे इशू कर देती है अगर वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं। जब सेबी देखती है कि ये सारी चीज़ें वो फुलफ़िल करता है तो सबसे पहले एक इंटीमेशन भेजती है उसे कि वो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल पाया गया है। ओके, देन उसके बाद सेबी उसे सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है, उसे दे देती है फॉर्म बी के अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो इसे इशू कर देती है, जिसके साथ कि उसे जो एक फ़ीस है जो कि शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब की गई है कि पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतना है, जो कि मैंने आपको बताया है अभी 6 लाख से, तो वो पर्टिकुलर फ़ीस फिर रजिस्ट्रेशन इशू होने के बाद फॉर्म बी के साथ उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को सेबी को पेमेंट करना होता है। क्लियर है? तो जब वो फॉर्म बी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जारी कर देती है उसके बाद
जो पर्सन, जो एप्लीकेंट है, वो जो भी फीस है उसकी वो सेबी को पे कर देता है, तो फिर वो पर्सन रजिस्ट्रार टू एन इशू या फिर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का रोल ईजिली प्ले कर सकता है. ओके. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन्स वैलिड अंटिल इट गेट्स रिजेक्टेड और सस्पेंडेड. और ये जो सर्टिफिकेट सेबी जो जारी करती है उस एप्लीकेंट को, उसकी वैलिडिटी जो पूरे टाइम की होती है जब तक कि उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट या सस्पेंड नहीं किया जाए. मीन्स अगर कोई कभी ऐसी स्थिति होती है कि जब सेबी इसको रिजेक्ट या सस्पेंड कर देती है तब, नहीं तो फिर वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होता है पूरे टाइम के लिए. क्लियर है? तो ये था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रार टू एन इशू. ये कंप्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर.